ओम डिजिटल क्लासेस में आप सभी नीट एस्पायरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। ये है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी नीट यूजी के लिए चैप्टर सेकंड है क्लास 12th का, और चैप्टर का टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये 5वां वीडियो है और इसमें जिस टॉपिक को डील किया गया है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। Dear students and NEET aspirants, in the previous videos on this chapter, we discussed the theoretical concepts and MCQs of following topics. फर्स्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, सेकंड वीडियो में मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, थर्ड वीडियो में पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और फोर्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी और उनके ऊपर MCQs को डिस्कस किया था इन चारों वीडियोस में। इस 5वें वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो प्रोसेसेस होती हैं फ्लावर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डील करेंगे इसमें। तो देखिए, फॉलोइंग इवेंट्स अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये इवेंट्स होती हैं। पहली, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, एंड फोर्थ कन्वर्जन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। ये 4 प्रोसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, सेकंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फोर्थ है ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये चारों प्रोसेस ऐसा नहीं कि अलग अलग समय के बाद होती हों, ये साइमल्टेनियसली होती हैं। ये सभी प्रोसेस चलती हैं एक साथ। तो अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है कि वन ऑफ द 2 मेल गैमीट्स फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम PEN बोलते हैं शॉर्ट में, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो आपको याद होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पॉलिन ट्यूब होती है उसमें 2 गैमीट होते हैं, और वो साइनर्जिड से होती हुई एंटर करती है, और वहाँ पर जो है वो साइनर्जिड के जो साइटोप्लाज्म है, वन ऑफ द 2 साइनर्जिड, उनमें से किसी एक साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में वो दोनों अपने मेल गैमीट्स को रिलीज़ कर देती है। तो उनमें से एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ करता है, जिससे जायगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड हो गया, और एक मेल गैमीट जो है, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि जिनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता जिनके दोनों तरफ, और वो जो है दोनों पोलर न्यूक्लियाई के पास में जा कर के उनसे फ्यूज हो जाता है, और इस प्रकार से ट्रिप्लॉइड सेल बनती है वो, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है, ये जो है ट्रिप्लॉइड होता है। अब आगे है, देखो, इट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में जो फ्यूज़न होकर के बना है 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो उसमें फिर माइटोसिस शुरू हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार ट्रिप्लॉइड 1 न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बहुत सारी सेल्स जो है एंडोस्पर्म की बन जाती हैं, और एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo। और वो जो टिश्यू बनता है उसकी सेल्स के अंदर फूड रिजर्व रहता है, और वो काम आता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय। अब देखिए, कॉमनली द PEN फर्स्ट अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये न्यूक्लियाई डिवाइड करते चले जाते हैं, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, सेलुलराइजेशन यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस होता चला जाता है। इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होने के बाद में, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम सेल्यूलराइजेशन बोलते हैं। तो PEN के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है प्रारंभ में, और उसके बाद फिर सेल
बनती हैं। आगे है नोट, द कोकोनट वाटर इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नेल सॉलिड एडिबल पार्ट इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म। विशेषकर यहाँ एक कोकोनट का उदाहरण दिया है कि कोकोनट के अंदर जैसे कि जो आपने हरे रंग का नारियल देखा हो, पानी पीते हैं जिसका स्पोर्ट्स ड्रिंक भी बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर जो पानी है वो एक तरह से एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस फ्लोट करते रहते हैं उसमें, और वो जो है ट्रिप्लॉइड होते हैं। और बहुत सारे उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे करके उसमें जो सेल वॉल्स अगर बनती हैं, सेल वॉल बनती चली जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन बनती चली जाती है, साइटोकाइनेसिस होता चला जाता है कुछ सेल्स में, तो वो साइड की दीवारों पर जमा होती चली जाती हैं। तो जो सफ़ेद गिरी के रूप में, गोले की जो गिरी होती है उसके रूप में जो साइड में सॉलिड जो जमा होता है फैटी, तो वो जो है वो सेलुलराइज्ड है, यानी कि वो सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद में बाकी फ्री न्यूक्लियस इंडोस्पर्म के वो फ्लोट करते रहते हैं पानी के अंदर, और ये ट्रिप्लॉइड होता है, ध्यान रखना है आपको। गोले की गिरी जो होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। आगे है एल्ब्यूमिनस एंड एंडोस्पर्मिक सीड्स। एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? These are the seeds that retain some part of endosperm because it is not completely consumed during embryonic development. अब एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म को यूज़ करता है एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, लेकिन कुछ सीड्स में क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय एंडोस्पर्म का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता, उसका बहुत सा हिस्सा बचा रह जाता है। तो इस प्रकार के सीड जिनमें कि एंडोस्पर्म शेष रह जाता है वो एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाते हैं। इन एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स कोटाइलिडन्स आर यूजुअली स्मॉलर एंड लेस डेवलप्ड। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें से कोटाइलिडन्स बनते हैं और ये बीज पत्र उनको कहते हैं हिंदी में। तो ये जो कोटाइलिडन्स बनते हैं, तो जो एंडोस्पर्मिक शीट्स होते हैं यानी जिनमें कि एंडोस्पर्म बचा रह जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, उनके अंदर जो कोटाइलिडन्स बनते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं, बिचे हुए होते हैं उसमें, यानी कि कम विकसित होते हैं। और फॉर एग्जांपल मेज, व्हीट, बार्ले, राइस, कॉटन, कैस्टर, कोकोनट। देखो कोकोनट हुआ, उसमें भी एंडोस्पर्म होता है। कैस्टर यानी अंडी जो होती है, अरंडी, उसके अंदर भी एंडोस्पर्म होता है। कॉटन के सीड जो होते हैं, राइस है आपका, चावल है, बार्ले यानी जौ जिसको कहते हैं, व्हीट है आपका गेहूँ, मेज़ मक्का, इन सभी के अंदर ये एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। इनके अंदर एम्ब्रियो के जो कोटाइलिडन्स होते हैं वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होते हैं, होते तो हैं लेकिन लेस डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनको मोनोकॉट्स बोलते हैं एक तरह से। और एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं ये। अब नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जब उनका एम्ब्रियो डेवलप करता है तो पूरी तरह से अपने एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, उसके सारे फूड रिजर्व्स को यूटिलाइज कर लेता है, और इस प्रकार और उनको उसका एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट होता है और उसमें वेल डेवलप्ड कोटाइलिडन्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सीड्स होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, क्योंकि अब एंडोस्पर्म उनमें रहा ही नहीं। और इनके एग्जाम्पल हैं आपके पी है, जैसे मटर है, मटर में कोटाइलिडन्स तो वेल डेवलप्ड होते हैं लेकिन एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता। पीनट्स है जैसे कि मूंगफली है, बीन्स हैं आपके, और राजमा है, सेम है। तो इस प्रकार की जो सीड्स हैं, विशेषकर डाइकोट सीड्स, डाइकोटाइलिडन्स जिनको हम बोलते हैं, डाइकोट सीड्स, तो ये जो है ये इनके अंदर ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं या नॉन एल्ब्यूमिनस हम इनको कहते हैं। अब देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फर्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट इज लोकेटेड। तो अगर आपको याद हो, जैसे कि जो
आपका कार्पल होता है या जिसको हम पिस्टल कहते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, ऊपर स्टिग्मा, फिर ट्यूबुलर स्टाइल और नीचे आपकी ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस टिश्यू के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक में वैसे तो 8 सेल्स होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 हो जाते हैं, लेकिन उसमें से 6 सेल तो सेल्यूलराइज्ड हो जाती हैं, 3 सेल्स एंटीपोडल्स, 2 साइनर्जिड्स, 1 एग, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनसे फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना था, अभी आपको समझाया था। तो होता क्या है कि जो साइनर्जिड्स और एग सेल होती है, वो जो है माइक्रोपाइलर एंड की पास होती है, और बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट जो चैलेजल रीजन होता है, चैलेजा जिसको बोलते हैं, उस तरफ होते हैं एंटीपोडल्स, 3 सेल्स होती हैं। तो जो एग सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वहाँ गेमीट के द्वारा फ्यूज़ होने पर, फर्टिलाइज होने पर वो बनता है आपका जायगोट। तो जायगोट लोकेटेड किधर होता है? माइक्रोपाइलर एंड की ओर। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जायगोट इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड। Second, the zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular, heart-shaped and then mature embryo. ये एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। जायगोट से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद में वो मेच्योर एम्ब्रियो की शेप में आ जाता है। थर्ड पॉइंट को ध्यान दीजिए। Thus, the developing embryo passes through different stages such as the pro-embryo, globular embryo and heart-shaped embryo before maturation. तो पूरी तरह विकसित होने से पहले जो जायगोट है और एम्ब्रियो के रूप में जब डेवलप करता है, तो सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और देन मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये जो स्टेजेस हैं क्रम पूर्वक, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर चीज़ से MCQ तैयार होता है। हर पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले जायगोट, जायगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। अब इनके स्टेजेस के नाम ही याद नहीं रखने, आपको इनकी स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं। तो सामने सबसे पहले देखिए इस फिगर में जायगोट है, जायगोट से डिवीज़न होकर के माइटोसिस हुआ है, 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर थोड़ा सा और विकसित हुआ है, तो ये आपके ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो शेप है जिसके नीचे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो लिखा है, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि MCQs में एक शेप दे देंगे, एक स्ट्रक्चर दे देंगे ऐसा, और बोलेंगे कि बताइए ये एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो की शेप को याद कर लीजिए। इसके बाद में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की जो शेप है, एक सस्पेंसर लिखा हुआ है गर्दन का, और ये शेप आप ध्यान रख लीजिए। ग्लोबुलर में नीचे राउंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि हार्ट शेप में ये आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जैसा बन गया है। तो ये शेप आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में ये शेप है मेच्योर एम्ब्रियो की, जिसमें ये कोटाइलिडेंस बन चुके हैं, और ये कोटाइलिडेंस एक तरह से बेंड हो चुके हैं, और रेडिकल, ऊपर वाला हिस्सा रेडिकल है, नीचे वाला हिस्सा कोटाइलिडेंस की तरफ जो है ये प्लेम्यूल है, बीच में दोनों कोटाइलिडेंस के बीच में ये थोड़ा सा ये जो एरो है वो वहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों कोटाइलिडेंस के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये आपका प्लेम्यूल है। तो इन स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान रखना है। कभी कभी ये स्ट्रक्चर्स पर भी क्वेश्चन पूछने को आ जाते हैं कि ऊपर से एरो दे देंगे कि रेडिकल वाले पार्ट पर कि ये जो है एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है, और ऑप्शन दे देंगे कोटाइलिडेंस है कि रेडिकल है कि प्लेम्यूल है कि सस्पेंसर है। तो ये इन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से ये आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा हुआ। आगे देखिए इसमें क्या है। ए डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है
उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। डाइकोट का मतलब जो जिनको हम जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर होता है एम्ब्रियो, वो उसके अंदर क्या पार्ट होते हैं। एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, मुख्य भाग होता है बॉडी का। ये कोटालेडन्स होते हैं, तो वो आपने देखे ही थे, कोटालेडन्स थे। प्लीम्यूल होता है और रेडिकल होता है। तो अभी आपने इस फिगर में भी देखा था कि इसमें रेडिकल भी है, प्लीम्यूल भी है, कोटालेडन्स भी हैं, और आपका ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो मुख्य एक्सिस है, मुख्य बॉडी है इसकी, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है। आइए थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, अब डाइकोट एम्ब्रियो में तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है। द कोटालेडन्स इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। अब देखो उसमें दो कोटालेडन्स तो होते नहीं, एक ही पार्ट होता है, और उसको फिर कोटालेडन न बोल करके हम उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। तो ध्यान रखना है आपको, मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर, मोनोकोट प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है, मोनोकोट सीड्स का जो एम्ब्रियो होता है, उसमें कोटालेडन्स नहीं होते, केवल एक सिंगल ही पार्ट होता है, और उसको कहते हैं स्क्यूटेलम। तो कोटालेडन्स का इक्विवेलेंट होता है उसमें स्क्यूटेलम। सेकंड, द रेडिकल एंड रूट कैप इज इनक्लोज्ड इन ए शीथ कॉल्ड कॉलियोराइजा। एक और चक्कर होता है कि इसमें जैसे जो रेडिकल है, जैसे रूट निकलती है, और प्लीम्यूल उससे शूट निकलती है। तो जो रूट निकलती है, जिससे जड़ निकलती है, तो डाइकोट प्लांट के जो रेडिकल होता है उसके ऊपर रूट कैप तो होती है, लेकिन वो शीथ, जो कॉलेराइजा एक शीथ होती है, और कवरिंग होती है रूट कैप के भी ऊपर, वो कवरिंग उनमें नहीं होती। तो कॉलियोराइजा इज़ द कवरिंग, रेडिकल एंड रूट कैप इज़ इनक्लोज्ड इन ए शीथ कॉल्ड कॉलियोराइजा। और ये कॉलियोराइजा मोनोकोट्स में पाई जाती है। रूट कैप के ऊपर कवरिंग है जो है, रेडिकल के ऊपर रेडिकल यानी कि रूट टिप के ऊपर जो कवरिंग है, लेकिन ये डाइकोट प्लांट में नहीं होती। सेकंड है, शूट एपेक्स और प्लीम्यूल इज एनक्लोज्ड इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। इसी तरह से जो शूट एपेक्स है मोनोकोट्स की, उसके ऊपर भी एक फोलियर स्ट्रक्चर यानी लीफी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, और उसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। तो आपको ध्यान रखना है, रूट एपेक्स के ऊपर होता है कॉलियोराइजा, और शूट एपेक्स के ऊपर होता है कवरिंग कॉलियोप्टाइल, और ये मोनोकोट प्लांट के केस में होता है, मोनोकोट डाइकोट के केस में नहीं होता। अब इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, स्क्यूटेलम दे रखा है, वो इसमें कोटालेडन्स तो होते नहीं, स्क्यूटेलम है होता है, कॉलियोप्टाइल भी दे रखा है। देखो ये प्लीम्यूल, शूट एपेक्स की कवरिंग है कॉलियोप्टाइल, और नीचे देखो कॉलियोराइजा दी है, अच्छी तरह से देख लीजिए। स्क्यूटेलम जो कि मोनो कोटालेडन्स का इक्विवेलेंट है, कॉलियोप्टाइल एक कवरिंग है ऊपर शूट एपेक्स के ऊपर, और जो है रेडिकल और रूट कैप के ऊपर जो कवरिंग है नीचे दे रखी है, वो है कॉलियोराइजा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये स्ट्रक्चर दे देंगे, इसकी किसी पार्ट के आगे एरो दे देंगे, और ये बताएंगे एमसीक्यूज़ में कि ये इस पार्ट का क्या नाम है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए आगे, रेडिकल एंड रेडिकल इस, देखो एक चीज़ हम यहाँ थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको। बायोलॉजी में, अच्छा विशेषकर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रिटिश इंग्लिश और यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश, ये दोनों इंग्लिश के वर्ड्स में कुछ टेक्निकल वर्ड्स में कुछ स्पेलिंग में डिफरेंस है। जैसे कि रेडिकल है और रेडिकल है, इसमें से एक टर्म इंग्लिश यूएस का है, और एक जो है यूके का है, इंग्लैंड का है। तो ये दोनों ही टर्म जो है वो सेम सेंस में है इसमें। तो कहीं आपको ये रेडिकल लिखा मिलेगा, कहीं रेडिकल लिखा मिलेगा, लेकिन ये है, जब ये बायोलॉजी में ये टर्म यूज होते हैं तो इनका सेम ही अर्थ होता है। लेकिन रेडिकल एक टर्म जो है वो केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, वो वहाँ पर उसका मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन यहाँ बायोलॉजी में रूट एपेक्स के लिए ये जो टर्म आते हैं रेडिकल और रेडिकल, ये दोनों एक ही सेंस में आते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट किया गया, रेडिकल एंड रेडिकल आर टर्म्स यूज्ड फॉर रूट एपेक्स या रूट टिप।
Keep in mind that coleoptile cover over plumule or shoot tip and coleorrhaza cover over radicle or root tip are present in monocots only. ग्रासेज और सीरियल्स जो मोनोकोट प्लांट हैं उन्हीं के अंदर ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराजा मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डाइकोट प्लांट यानी जो पल्सेस वगैरह होती हैं, दाल वगैरह होती हैं डाइकोट, और जैसे बीन्स हैं आपके, चना है, मटर है, मूंगफली है, डाइकोट जो सीड्स होते हैं उनके अंदर या उनके रूट एपेक्स और शूट एपेक्स के ऊपर ये कवरिंग नहीं होती हैं। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में जानते हैं कि सीड का विकास कैसे होता है। अभी आपने एम्ब्रियो के बारे में देखा, एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म के बारे में देखा, आपने ये जाना कि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है और कुछ में शुरुआत में एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, फिर सेलुलराइजेशन होता है। और कोकोनट के बारे में आपने देखा, कोकोनट वाटर जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर। आगे अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सीड में, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seed coats, cotyledons and an embryonal axis. तो देखो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट एक तरह से सीड है और ये ओव्यूल से डेवलप होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। इस सीड टाइपिकली जो सीड के जो मेन पार्ट है वो क्या है, एक तो सीड कोट होता है और ये ध्यान रखना सीड कोट जो होता है ना, सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है, आमतौर पर जितने भी सीड्स होते हैं, जितने भी बीज होते हैं उनके बाहर कठोर कवर होता है। वो जो सीड कोट जो होते हैं वो बनते हैं इंटेग्यूमेंट से। आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है तो सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो क्या है, इंटेग्यूमेंट्स। दो कवर होते हैं ज़्यादातर, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट से तो सीड कवर कोट बनते हैं और कोटालेडन्स डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो से और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो सीड के मुख्य तरह ये पार्ट होते हैं। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा दिया है, तो न्यूसेलस है देखिए इसमें, और ये हालांकि इसका यहाँ पर थोड़ा सा ये इंटेग्यूमेंट को दिखाने के लिए और न्यूसेलस माइक्रोपाइल चले जाए तो ये उसका स्ट्रक्चर है। आगे देखिए मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। तो ये तो अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, सीड्स के अंदर अगर वो रह जाता है एंडोस्पर्म तो उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे, जैसा कि आपने राइस में, व्हीट में, कैस्टर में, कॉटन में, मेज़ में देखा था। और जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह से वो आमतौर पर डाइकोट हो जाते हैं, उनके अंदर कोटालेडन्स डेवलप हो जाते हैं और वेल डेवलप्ड। और वो जो है नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहलाते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं और एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं। आगे है occasionally, थर्ड पॉइंट है occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is called perisperm. तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, विशेषकर जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर एंड बीट, इनके अंदर क्या होता है, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है जिसमें कि आपका एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है जिस टिश्यू के अंदर, तो न्यूसेलस भी उसमें कुछ पार्ट उसका न्यूसेलस का रह जाता है और ये बना रहता है सीड के साथ और सब में नहीं रहता, कुछ में।
और जिनमें न्यूसेलस टिश्यू रह जाता है, न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाता है रेमनेंट्स के रूप में, वो कहलाता है पेरिस्पर्म। उस पार्ट का नाम है, क्या बोल जाता है, वो सूख करके क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट द पार्ट ऑफ न्यूसेलस दैट रिमेन्स इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस टर्म पर MCQs अक्सर कई बार आए हैं। फोर्थ पॉइंट को ध्यान दीजिए, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एंड फॉर्म टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटेग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल के वो जो है हार्ड होकर के और सीड कोट बनाते हैं, सीड का कवर बनाते हैं। तो सीड कोट किससे डिराइव होता है, इंटेग्यूमेंट से। आगे है फिफ्थ पॉइंट, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जो माइक्रोपाइल होता है वो जो है सीड के अंदर एक छोटे से छेद के रूप में विद्यमान रह जाता है। तो सीड कोट के अंदर जहाँ माइक्रोपाइल होता है, जहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होते हैं, उस जगह पर एक छोटा सा छेद रह जाता है सीड के अंदर, और वो जो है माइक्रोपाइल की जगह होती है। और जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस जगह से ऑक्सीजन और पानी वहाँ सीड के अंदर एंटर करता है। सिक्स पॉइंट में बताया गया है, ए मैच्योर सीड ड्राइज एंड हैज़ 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास। इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सीड जब सूख जाता है तो उसके अंदर, एक मैच्योर सीड के अंदर जो ड्राई सीड है, एक तरह से सूख चुका है, पूरी तरह से पक चुका है, और तो उसके अंदर जो मॉइस्चर की मात्रा होती है वो 10 से 15% होती है ड्राई सीड के अंदर। अब है बेनिफिट्स ऑफ सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और उनके अंदर सीड बनता है, तो वो उस सीड्स के बनने के क्या लाभ हैं, प्लांट्स को क्या बेनिफिट होता है सीड बनने से। तो देखिए विशेष लाभ क्या है सीड बनने से प्लांट्स को भी, और प्लांट्स के अतिरिक्त अन्य एनिमल्स या ह्यूमन को भी उससे क्या लाभ हैं, ये सब इसमें डिस्कस किया है। तो पहला है फैसिलिटेट डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज टू न्यू हैबिटेट्स। सीड की सहायता से कोई भी स्पीसीज अपने स्थान से दूसरी जगह पर फैल जाती है, क्योंकि पूरे प्लांट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना तो असंभव है, और सीड में पूरा प्लांट छुपा होता है। एक तरह से सीड जर्मिनेट करता है, पुनः नया प्लांट बन जाता है। तो अगर कोई उस किसी भी तरह से हवा के द्वारा, या उसको इंसेक्ट्स हैं या आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, खा जाते हैं, और किसी फ्रूट को खाते हैं, उसके अंदर सीड चले जाते हैं, फिर वो जो है किसी दूसरी जगह उनके फीकल मैटर से भी सीड का डिस्पर्सल होता है। तो इस तरह से स्पीसीज़ के डिस्पर्सल में, स्पीसीज़ के फैलने में, एक से स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सीड का बहुत बड़ा योगदान है। आगे है प्रोवाइड फूड फॉर यंग सीडलिंग अंटिल इट बिकम कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइज इट्स फूड। जब जर्मिनेट करता है, एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है और सीड जो है वो नया पौधा बनता है, तो उस समय जर्मिनेशन के समय पर जो है सीड से ही उसको फूड मिलता है, और जब उसमें से पत्तियां निकल आती हैं, वो फोटोसिंथेसाइज करने लगती हैं। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, फोटोसिंथेसाइज करने योग्य बनने के लिए सीड को ना, सीड से ही भोजन मिलता है उसको, सीडलिंग को, यानी एक तरह से नए प्लांट को। सीड्स आर बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सीड से ही हमको भोजन मिलता है। हम क्या खाते हैं, वही है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मटर, चना, बहुत सारी दालें, ये सब क्या है, सीड्स ही तो हैं। तो बहुत सारे सीड्स हमारे जो है फूड का मेन सोर्स है। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। There are several records of very old viable seeds. An example of such an oldest seed is that of a lupine.
ल्यूपिनस एरेक्टस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। तो इसमें यह है कि कुछ सीड ऐसे हैं जो कि हजारों सैकड़ों हजारों साल तक नष्ट हुए बिना बने रहते हैं, वायबल रहते हैं। एक तरह से वो उचित परिस्थिति आने पर जर्मिनेट भी कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति में रहते हैं। और एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन ओल्डेस्ट सीड इज़ दैट ऑफ ल्यूपिन। तो ये ल्यूपिन जो है इस तरह का एक सीड का नाम है जो कि ओल्डेस्ट सीड के रूप में उसके रिकॉर्ड्स मिले हैं, मिला है, और ये आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिला है। तो थोड़ा सा ये जानकारी के लिए है कि कई बार हो सकता है ऐसी संभावना बनती है कि इस पर भी क्वेश्चन पूछ लें। तो उस सीड का जो है मिला है उसका स्पीसीज़ का नाम है ल्यूपिनस एरेक्टस, और ये जो है आर्कटिक टुंड्रा में मिला है। आर्कटिक स्थान के हिसाब पर इसका आर्कटिकस नाम रख दिया है स्पीसीज़ का। आइए देखिए अब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो इसमें है द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। तो फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। और जो फ्रूट की जो कवर होता है, फ्रूट की जो वॉल होती है बाहर की, वो जो है ओवरी वॉल से डेवलप होती है और उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। देखो न्यूसेलस जो था, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, वो तो था पेरिस्पर्म, और ये है जो फ्रूट की वॉल है जो ओवरी वॉल से डेवलप होती है, इसका नाम है पेरिकार्प। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना टर्म्स के बारे में। थर्ड पॉइंट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये प्रोसेस दोनों एक साथ चलती हैं। आगे है देखिए फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एट्सेट्रा, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। देखो फ्रूट्स दो तरह के हैं, फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स। और तो ज़्यादातर तो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ फॉल्स फ्रूट्स और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया है कि इन अ फ्यू आमतौर पर फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होता है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ओवरी के अतिरिक्त कुछ और पार्ट भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट जिसमें ओवरी के अतिरिक्त कुछ अन्य पार्ट कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट के अंदर, तो वो जो है फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। तो इसमें देखो ये बताया है, फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तो सेब है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, इनके अंदर क्या है कि थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। तो जो ओवरी जिस पर टिकी होती है, जिसे हम थैलेमस कहते हैं नीचे, वो भी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। या तो ऐसे आ जाएगा कि इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा है, जैसे एप्पल दे दिया, बाकी सब ट्रू फ्रूट्स दे दिए। तो एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, कम से कम इन 3 फलों के नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखने। आगे है मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। बाकी जो फ्रूट्स हैं वो केवल ओवरी से डेवलप होते हैं और उनको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। आगे देखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, but there are a few species in which fruits develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits. These fruits are seedless, for example banana, pineapple. तो देखिए आमतौर पर फ्रूट जो है वो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से आपका जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होना प्रारंभ करती है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ प्लांट के केसेस में फर्टिलाइजेशन
के बिना ही ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन से एग से तो एम्ब्रियो बना और ओव्यूल से बना सीड, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो न तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ और ना ही एग जायगोट में कन्वर्ट होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। तो न तो उसमें एम्ब्रियो बना और ना ही सीड बना, लेकिन फ्रूट बन गया। तो ये ऐसा केस है, पार्थेनोकार्पी ऐसा केस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो द प्रोसेस इन विच एन ओवरी is converted into a fruit without fertilization is called parthenocarpy, and the fruit developed by such process are called parthenocarpic fruits. These fruits are seedless. और ये कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं क्योंकि ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, जायगोट भी नहीं बनेगा, एम्ब्रियो भी नहीं होगा। और इनके मुख्य दो एग्जाम्पल हैं, बनाना, पाइनएप्पल, और भी हैं, लेकिन इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, एपोमिक्सिस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर MCQs अक्सर आ जाते हैं। देखो, एज पार्थेनोजेनेसिस इज एन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, एपोमिक्सिस इज अ सिमिलर मैकेनिज्म इज प्लांट्स। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा होगा। पार्थेनोजेनेसिस आमतौर पर ये एनिमल्स में होता है, जैसे कि ड्रोन्स के बारे में बताया था। मेल हनी बीज जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से ही डेवलप होते हैं। मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं, अंडे जो है हैप्लॉइड होते हैं, उनमें से कुछ अंडों को तो वो फर्टिलाइज कर देती हैं, तो फर्टिलाइज एग से तो बनती हैं फीमेल हनी बीज, उनमें क्वींस भी डेवलप कर जाती है, कोई रानी मक्खी बनती है, ज़्यादातर बनती हैं उसमें जो वर्कर बीज बनती हैं। लेकिन जो मेल हनी बी है, जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं, वो क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी सम एग्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के रह जाते हैं, वो जो है डेवलप कर जाते हैं मेल हनी बी, जिनको हम ड्रोन कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होती हैं। जो फर्टिलाइजेशन से डेवलप होती हैं वो उनकी बॉडी तो डिप्लॉइड होती है, उनकी सोमेटिक सेल्स, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन ही कुछ एग डेवलप कर जाते हैं हनी बीज के, और उनसे बनती है मेल हनी बी, और उनको कहते हैं हम ड्रोन, और वो जो है हैप्लॉइड बॉडी होती है उनकी। तो इस प्रकार उनको हम, ये पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं। इसी तरह कुछ लेजार्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, वेस्प वगैरह हैं, जैसे कि आपकी ततैया इनको बोलते हैं, और भी कई तरह के हैं, तो उनके अंदर भी ये जो है होता है। तो इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये एनिमल के केस में, ये टर्म एनिमल के केस में अप्लाई होता है। तो जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाते हैं एग जो है एम्ब्रियो में, और उससे बन जाता है कंप्लीट एडल्ट इंडिविजुअल। इसी तरह से प्लांट के केस में भी क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई एग, देखो ओवरी का फ्रूट में डेवलप होना तो पार्थेनोकार्पी कहलाया, लेकिन एग का एम्ब्रियो में डेवलप होना, एग का एम्ब्रियो में डेवलप होना, ये कहलाता है एपोमिक्सिस, नया प्लांट बन जाना। तो एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स या कॉपीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Embryo and seeds are formed by this process as by sexual reproduction. तो पार्थेनोकार्पी में तो आपने देखा था ओवरी फ्रूट में डेवलप कर गई, लेकिन ना उसमें सीड बना और ना ही उसमें एम्ब्रियो बना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका सीड भी बन रहा है और एम्ब्रियो भी बन रहा है, टोटल ऐसा ही हो रहा है रिजल्ट, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में फ्लावर के अंदर होता है। उसके अंदर सीड भी बनता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, एग जायगोट में कन्वर्ट होकर के एम्ब्रियो के रूप में डेवलप कर जाता है, तो एम्ब्रियो भी बनता है, सीड भी बनता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये एपोमिक्सिस कहलाती है। पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस में डिफरेंस जो है उसको समझना है आपको। पार्थेनोजेनेसिस टर्म तो एनिमल के केस में यूज होता है, ये सेक्सुअली विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है कोई एग डेवलप कर जाए कंप्लीट इंडिविजुअल में, वो तो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है एनिमल के केस में, जैसा कि आपके इंसेक्ट्स में होता है, हनी बीज में होता है, वेस्प में होता है, लिजार्ड में होता है। लेकिन
कोई ओवरी डेवलप कर जाए फ्रूट में, ये पार्थेनोकार्पी कहलाता है। और पार्थेनोजेनेसिस के इक्विवेलेंट अगर किसी प्लांट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई एग डेवलप कर जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई एग डेवलप कर जाए सीड में और उम्रियों में, तो ये जो है कहलाएगा आपका एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस जो है वो पार्थेनोजेनेसिस का इक्विवेलेंट टर्म है इन केस ऑफ प्लांट्स। और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट का होता है उसी की एक तरह से डुप्लीकेसी है विदाउट फर्टिलाइजेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में। तो एपोमिक्सिस कॉपी है एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिजल्ट मिलते हैं वो एपोमिक्सिस से मिलते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के मिलते हैं। अच्छा, होता क्या है, कैसे होता है ये? तो इसमें देखो ये समझाया गया है कि इन सम प्लांट्स द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपने देखा कि एम्ब्रियो सैक के अंदर होता क्या है कि जैसे न्यूसेलस की कोई सेल है, वो कुछ साइज़ में अधिक बड़ी हो जाती है और वो मेगास्पोर मदर सेल का रूप धारण करती है। उसके अंदर मियोसिस होता है, रिडक्शन का डिवीजन होता है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। उनमें से कोई एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। जो सर्वाइव करता है वो साइज में बढ़ता है, फिर उसके अंदर माइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, और 3 होते हैं लगातार, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। 8 में से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ तो सेल वॉल बन जाती है और 2 रह जाते हैं जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो बिना सेल वॉल के। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ और उससे वो हैप्लॉइड मेगास्पोर बना। लेकिन यहाँ ये मियोसिस नहीं होता और डिप्लॉइड ही रहती है बिना मियोसिस के ही। तो जब उससे अगर कोई एम्ब्रियो सैक बनेगा और एग बनेगा तो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो विदाउट मियोसिस और ये बन जाना, उसका जो है एग का बन जाना, वो डिप्लॉइड एग होता है। और ये प्रोसेस कुछ प्लांट्स के अंदर होती है रेगुलरली, और इस प्रकार से उनके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन ही आपका एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है और सीड भी बनता है उनके अंदर। और ये किन में होती है, जैसे कि सनफ्लावर है, चिकोरी है, लिट्यूस है, कॉरियोप्सिस है, डहेलिया है, डायसी है, ये। और फिर ग्रासेस के अंदर, ये ध्यान रखना ग्रासेस का विशेष रूप से, ग्रासेस के अंदर आपकी एपोमिक्सिस की प्रोसेस अक्सर देखी जाती है, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही शीड बन जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो बन जाते हैं। और एग जो होता है वो डिप्लॉइड होता है उसका। तो ये एपोमिक्सिस का आपको ध्यान में रखना है। एपोमिक्सिस जो है इक्विवेलेंट है पार्थेनोजेनेसिस के। पार्थेनोकॉर्पी जो है इसमें सीड नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता, उसमें तो सिंपली फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। अब देखो एक प्रोसेस और है, और इस प्रोसेस को भी आपको बड़ा समझना है इस टर्म को, ये है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है? Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का बन जाना, ये पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। तो आप जानते हैं ओव्यूल से तो सीड बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो इसका मतलब ये है कि उस सीड के अंदर जो आमतौर पर एक सीड के अंदर एक ही जायगोट होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि दीज एम्ब्रियोज कैन डेवलप फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट or from unfertilized non-embryonic diploid cells that start dividing to form additional embryos besides zygotic embryo। यहाँ ये बताया गया है कि या तो ऐसा होता है कि एक जायगोट है, जैसे एग का मेल गैमीट से फ्यूज होकर के जायगोट बना। जायगोट्स में क्या होता है कि जायगोट के अंदर डिवीजन होता है, माइटोसिस, तो 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8। कभी कभी क्या होता है कि एक जायगोट डिवाइड करके पहले 2 जायगोट बना देता है और फिर दोनों जायगोट सेपरेटली 2 एम्ब्रियो बना देंगे, या फिर 2 से ज़्यादा 4 जायगोट बन गए, फिर चारों अलग अलग एम्ब्रियो के रूप में डेवलप कर गए। तो एक ही जायगोट से
कई एम्ब्रियो का डेवलप होना, ये भी पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो जायगोट है वो तो एक ही एम्ब्रियो में डेवलप करता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ सोमेटिक सेल्स यानी कि एम्ब्रियो सैक के बाहर की कुछ सेल हैं जो न्यूसेलस सेल हैं। न्यूसेलस होता है एम्ब्रियो सैक के बाहर, न्यूसेलस में ही तो एम्ब्रियो सैक बनता है, न्यूसेलस की सेल से तो एम्ब्रियो सैक बनता है। तो न्यूसेलस की जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही और जायगोट की तरह वर्क करने लग जाती हैं। तो जायगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ में नॉन जायगोटिक सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। वो क्या है कि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती हैं और वहाँ पर जैसे जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो के रूम में मल्टीप्लाई करके माइटोसिस करके, उसी तरह से बहुत सारी न्यूसेलस सेल भी वो जायगोट की तरह वर्क करने लगती हैं, जायगोट की तरह डिवीजन करने लगती हैं और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी का पॉली मीन्स अनेक और एम्ब्रियो तो ऐसी स्थिति जहाँ सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिले वो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। और पॉली एम्ब्रियोनी एक जायगोट से ही इस तरह के डिवीजन हो जाए कि उससे कई एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, या फिर एक जायगोट से बनने वाले एक एम्ब्रियो के अतिरिक्त नॉन जायगोटिक सेल से भी एम्ब्रियो बन जाते हैं। अब थोड़ा आगे देखो क्या बताया है, इसे और समझिए। In many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryonic sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. तो ये सिट्रस और मैंगो के केस में क्या होता है कि न्यूसेलस की कुछ सेल जो है एम्ब्रियो सैक में अंदर प्रवेश कर जाती हैं, डिवाइड करने लगती हैं और जो है एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाती हैं। सच एम्ब्रियोज आर कॉल्ड न्यूसेलर एम्ब्रियोज। ऐसे एम्ब्रियो को हम बोलते हैं जो जायगोटिक एम्ब्रियो तो जायगोट सेल से बनता है, लेकिन नॉन जायगोटिक सेल्स या न्यूसेलर सेल्स से जो बना हुआ है उसको हम न्यूसेलर एम्ब्रियो बोलते हैं। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज। ऐसे स्पीसीज के अंदर एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो होते हैं एक ओव्यूल के अंदर। दिस टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉल्ड एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी देखो, जायगोट से अगर पॉली एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो तो आपकी जायगोटिक पॉली एम्ब्रियोनी हुई, एक तरह से एक नॉर्मल हुई, क्योंकि वो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बने। लेकिन ये तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन रहे हैं एम्ब्रियो, तो इस तरह को हम इसी वजह से इसको हम एपोमिक्टिक बोलते हैं, क्योंकि जैसे एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीड और एम्ब्रियो बना, उसी तरह से यहाँ भी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो बन रहा है। तो इस वजह से हम इसको एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये सिट्रस और मैंगो में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी या एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रियोनी। और ये जो एम्ब्रियो होते हैं ये न्यू सेलर एम्ब्रियो जो होते हैं जो न्यू सेलर से बनते हैं। आगे थोड़ा सा ये बताया गया कि इम्पोर्टेंट टर्म्स इन ब्रीफ, कि कुछ टर्म जो है वो आपको समझ लेने, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। कॉमन इन एनिमल्स, पार्थेनोजेनेसिस होता है आमतौर पर एनिमल्स में ही होता है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हनी बीज के अंदर है, एंड्स के अंदर है, लेजार्ड्स के अंदर है, तो आप ये जान ही गए हैं। पार्थेनोजेनेसिस जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन एग डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। पार्थेनोकार्पी में कॉमन इन प्लांट्स, पार्थेनोकार्पी प्लांट के अंदर होती है और इसमें ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, और बिना फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो वैसे ही डेवलप कर जाती है। तो ये बनाना है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं पार्थेनोकार्पी के। अब देखो एक टर्म और है एम्फीमिक्सिस। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन द हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। तो जो सिंगेमी होती है या जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसके लिए ये टर्म होता है। एपोमिक्सिस के कॉन्ट्ररी ये टर्म यूज़ होता है। जैसे एपोमिक्सिस का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एम्ब्रियो, और फर्टिलाइजेशन से जो एग डेवलप करता है एम्ब्रियो के रूप में आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमीट, इसको हम या तो सिंगेमी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ये सिंगेमी कहलाता है, या जिसी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और इसी के लिए एक टेक्निकल टर्म और है, बायोलॉजिकल टर्म, और ये है एम्फीमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस का अपोजिट है।
तो इस प्रकार से आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म था, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो था, इन सब के बारे में आपने जाना और पढ़ा। अब जो है इसके ऊपर जो कुछ भी आपने पढ़ा, इनके ऊपर हमने यहाँ MCQs दिए हैं। तो आपको अब क्या करना क्या है कि ये MCQs क्रम पूर्वक आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे और आपको इनको अपने आप करना है। हर MCQs के नीचे उसका आंसर भी दिया है, पर आप आंसर को पीछे देखें, पहले MCQ को पढ़ें, समझें, फिर उसको करें और फिर आंसर के साथ में आप जो है कंफर्म हो, देखें कि हाँ मेरा सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो थोड़ा विचार करें कि कहाँ गलती हुई है, और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें सारे MCQs की। और ये क्रम हम आगे भी रखेंगे। कई कई जगह तो हमने MCQs को डिस्कस कर दिया है, लेकिन डिस्कस अब हम नहीं करना चाहते क्योंकि थोड़ा सा वीडियो की लेंथ भी बहुत अधिक हो जाएगी। हाँ, क्रम पूर्वक ये MCQs स्क्रीन पर आपकी पर आएंगे। आप जहाँ आपको पढ़ना है तो आप उनको वहीं वीडियो को पॉज कर लें। जैसे MCQ आपके सामने आया है, तो इस MCQ को आने के बाद में आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके ऑप्शंस को पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और तब उसके आंसर को भी के साथ कंफर्म हो। और जब भली प्रकार से आप इस MCQ को समझ लें तो फिर अगले वाले को करें। ये तेज़ी से आपकी स्क्रीन पर हम डाल रहे हैं, पर आप पॉज करें वीडियो को और अच्छी तरह से उसको पढ़ें। और इस तरह से ये करीबन 56 MCQs मैंने इसमें रखे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट की दृष्टि से। अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से अवश्य आते हैं और थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है। इसमें टॉपिक्स भी बहुत हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इसमें है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन भी अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक होता है। और पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब की वजह से 5 वीडियो में ये हमने कवर किया है। अन्य वीडियोस की लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और तो ये सारे MCQs आपको करने हैं, तो क्रम पूर्वक आप ये MCQs करते जाएं। ये आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे हैं। हर आप इनको रोक लें और MCQ करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा, फिर वहाँ आप उसको रोक लें और इस तरह से आप करते जाएं।
तो इस प्रकार ये 56 MCQs हमने रखे हैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर था। और अन्य वीडियोस को देख करके इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से कवर कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर को। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, I hope this video will be helpful to all those students who are planning to appear in coming NEET UG entrance exam. I do also expect this will also be helpful to board exam students. In the next video we shall discuss the next topic. Wishing you all the best. Thank you very much.